राहायला मुंबईत असतो आणि संघाचा जम्मू काश्मीर येथे पूर्वी प्रचारक होतो। मी हिंदीत बोलतो म्हणजे सर्वांना ते समजायला सोपं पण जाईल। मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक था। अभी संघ का स्वयंसेवक के नाते देश भर में प्रवास कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। आज की पत्रकार परिषद देने का उद्देश्य यह था कि हमारे घर की बात मैं कर रहा हूं, यानी संघ परिवार की। संघ के माध्यम से जो घटनाएं घट रही है संघ परिवार के नेताओं के माध्यम से, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि। वास्तविक संघ का उद्देश्य स्थापना का जो था वो तो समाप्त हो गया और आज ऐसे कगार पर खड़े हैं जैसे सब भस्मासुर बने हुए। 2002 में 2003 में एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया था बम विस्फोट के जरिए देश में संपूर्ण दंगे कराने का, क्योंकि 2002 के समय गुजरात जलाकर पूरा गुजरात आक्रोश में बनाया। तो इनकी भाजपा की, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके नेताओं की राक्षसी भूख बढ़ गई। 2004 की लोकसभा चुनाव होने वाले थे, 7 महीने बचे थे। तो 2003 में उन्होंने षड्यंत्र रचा और कि सारा देश बम विस्फोट के जरिए धमाकों से जला देंगे, दंगे कराएंगे, हजारों लोग मरेंगे, उसका लाभ मिलेगा हमें सत्ता को वापस कायम रखने के लिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी सरकार थी। उन्होंने तय करके उन्होंने साजिश रची और मेरे पास कुछ लोग आ गए मुंबई में। आते ही उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसे है बम विस्फोट का बम बनाने का प्रशिक्षण लेना है और काम करना है। तो मैंने उस समय तुरंत भी बोला था कि भाई अभी के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम करने हैं क्या? तो चुप हो गए, उनको लगा कि सारे मूर्ख लोग हैं, अंदर लोग बैठे संगठन में, ऐसा लगा। मैं भी ज्यादा उस विषय को खोजा नहीं और उस साजिश में अंदर गया। सिंहगढ़, पुणे में रिसोर्ट में प्रशिक्षण हुआ। महाराष्ट्र से कई जगह से युवा वर्गों को बुलाया था जो मेरे परिचित थे, लेकिन मैंने कई लोगों को सतर्क किया। उसके पश्चात जिन्होंने सुना वो लोग इनके साजिश में वो लोग आए नहीं। इसी विषय को लेकर मैं 1.5-2 वर्ष पहले नांदेड़ कोर्ट में गया। पूर्णा, जालना, परभणी, नांदेड़ बम विस्फोट हुए। मालेगांव के 2008, 2006, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद हैदराबाद, ऐसे कई बम विस्फोट संघ परिवार के नेताओं के जरिए हुए, पकड़े भी गए। शहीद हेमंत करकरे जी, इन्होंने मालेगांव के विषय में गहनता से तहकीकात करने के बाद पता चला कि इसमें संघ के लोग शामिल हैं। 2006 में जब नांदेड़ में बम विस्फोट हुआ तो मेरी ही टीम थी उसमें। हिमांशु पाल से, जो गोवा में विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालीन था, तो उसको तो मैंने लाख बार समझाया था कि भाई ये भाजपा संघ के लोगों की साजिश चल रही है कि भाई बम कांड करो, धमाके करो, लोगों को मारो, दंगे करो और भाजपा को वापस सरकार। सामने से हाँ बोलते थे, लेकिन पीछे से लोग सत्ता, जिसके हाथ में क्या होता है, जब आदमी किसी पद पर होता है, सत्ता में होता है, तो उसका सुना जाता है, पैसा भी काम में आता है। जब आदमी बाजू हटता है तो उसको सम्मान मिलता है, लेकिन उसका सुना नहीं जाता, बात वो है। तो पीछे से लोग काम करते गए, लोग मारते गए और बाद में फिर सरकार 2004 में, लेकिन उनका जो साजिश थी पूरे देश भर जलाने की, वो मैंने होने नहीं दी। इसका भी कुछ जगह पर कर पाए और फिर कांग्रेस सरकार आई 2004 को, 10 साल तो निरंतर थी वो। बाद में फिर सत्ता में 2014 में आने के बाद इन्होंने अपना तरीका बदला। अब बम कांडों से कुछ हो, नाम खराब होगा देश विदेश में, तो उन्हें जहरीले वक्तव्य करना, एनआरसी, ऐसे कई विषयों के माध्यम से देश में कैसे द्वेष फैले, दंगे फैले, ऐसे फिल्में बनाना, उकसाना। जैसे नुपुर शर्मा का जो मैटर है,
उसने प्रेषित मोहम्मद पैगंबर इनके बारे में अभद्र बोला, और सिर्फ इसके पीछे की जड़ थी कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या की खबरें दबाने का, ताकि वो खबरें शुरू हुई थी 317 हटते ही क्या हुआ, वहां पे आक्रोश चालू हुआ, दंगे चालू हुए, तो उसमें घी डालने का मोहन भागवत ने किया। मोहन भागवत ने तुरंत क्या बोला कि 90 के दशक में जो कश्मीर वहां पे विस्थापित हुए लाखों, उनको हम सम्मान से वहां पर बसाएंगे। वो बोलने की जरूरत नहीं है वास्तव में, वो सरकार का जॉब है वहां पे क्या करना है। लेकिन आग में घी डालने का काम किया। वहां के दहशतवादियों ने चुन चुन के मारना चालू किया हिंदुओं को, तो खबरें बनने लगी, सरकार का चेहरा खराब होने लगा। तो फिर इस खबरों कैसे दबाया जाए, तो नौकुल शर्मा को आगे किया, और फिर प्रेषित मोहम्मद पैगंबर इनका विषय उछाल के, वो विषय स्वाभाविक ऐसा विषय निकलेगा, गोदी मीडिया साथ में बैठी थी उनके, थे सब लोग, उन्होंने विषय को कश्मीर की मारे जाने वाले हिंदू की खबरें दबाई गई और उसी विषय को उछाला गया। वो भी आज वो लोग भूल भी गए कि ऐसा कुछ वहां उस समय हुआ था। मैं कोर्ट में भी गया हूँ, अभी 2 साल पहले नांदेड़ में गया, इसी विषय को लेकर कि जो लोग पकड़े गए हैं वो साजिश करता है नहीं, ये तो निचली स्तर के आखिरी स्तर के लोग थे जिन्होंने कांड किए। कांड करवाने के लिए जो साजिश करता है वो बाहर है। मिलिंद पांडे जो आज विश्व परिषद का अखिल भारतीय संगठक है, वो शामिल है उसमें। इंद्रेश जी जो मेरे वरिष्ठ थे, जिनके साथ मैंने कई साल घूम के काम किया जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, वो हिंगरी प्रांत परिषद के स्वामी केंद्रीय बॉडी में अभी, और मुस्लिम राष्ट्रवादी मंच भी स्थापन किया उन्होंने। वहां से मुस्लिम राष्ट्रवादी मंच ये धोखा है कि भाई हम लोग मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए सब ऐसा चेहरा नकाब डाला हुआ है। लेकिन घटनाएं घटे, मुस्लिम मरे, हिंदुओं को खुश किया जाए, माहौल ऐसा ही बना है, इसके लिए सारी विश्व संघ की सारी टीम काम में लगी। अभी जब नांदेड़ में गए तो नांदेड़ में मैंने अर्जी की और कहा कि मुझे विटनेस बनाया जाए, तो सीबीआई ने वहां पर अपना पक्ष रखा कि विटनेस ना लिया जाए, तो सीबीआई ने खुद इनको बचाने का काम किया है, आरोपियों को। इसमें वास्तविक 311 जो सेक्शन है, इसमें किसी भी स्टेज पर अगर कोई सामने से विटनेस गवाह आती है तो लेना चाहिए, और खुद विटनेस आ रहे तो भी नहीं ले रहे। और मैंने जो आरोप किए जिनके नाम लिए थे वो सारी इंक्वायरी में पहले से आके गए थे, तो भी उनको कईयों को बाहर निकाला, कोई मिल नहीं रहे करके उनको केस से हटाया गया। और फिर कोर्ट ने उनकी सुनी, जज बन ले गए, फिर हाईकोर्ट औरंगाबाद गया, अगर औरंगाबाद में निचली अदालत का फैसला सुनाया गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने पहले मैं गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में उसकी तारीख सुनवाई होने वाली है। तो ये सारा एक सिलसिला है। मालेगांव का भी मैटर ऐसा ही है, जब प्रज्ञा को मास्टरमाइंड बोला जा रहा है तो गलत है। मास्टरमाइंड उसको बोल के एनआईए गड़बड़ कर रही है। मास्टरमाइंड तो इंद्रेश कुमार जी है, मिलिंद पांडे है, लेकिन उनको बचाने के लिए एनआईए ने उसको मास्टरमाइंड बोला हुआ है, किसको, प्रज्ञा को। कोई शादी वगैरह कुछ नहीं है, ये शादी बनाई, कपड़े पहनो, आदमी बन जाता है, उसको तिलक लगाओ, कपड़े पहनो, साधु बन जाता है। साध्वी का काम ये नहीं होता है, साध्वी का काम सात्विक होता है, दिशा देने का काम है। एक ऐसे भगवान के एक उधर आदित्यनाथ बैठा है, भगवा कपड़ा पहन के तुम सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। तो अभी कोर्ट की लड़ाई चल रही है। और बाकी मैंने जो कुछ प्रसिद्धि पत्रक जो आपको दिए हुए उसमें 6 पन्नों में बहुत कुछ दिया हुआ है, और एफिडेविट मैंने कोर्ट में दाखिल किया था नांदेड़ कोर्ट में, उसमें ढेर सारी जानकारी मैंने उसमें दी है गंभीरता से। तो उस पर आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। पण ते ऑपरेशन सिंदूर त्याच्याबद्दल नाही सांगितलं। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर रहता है स्वतः अपने खुद को बचाव के लिए है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये बचाव नहीं, ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ रहे हैं। वास्तव में अयोध्या से लेकर आज तक पुलवामा, पहलगाम, कश्मीर के आंदोलन, ऐसे कई घटनाएं इन्होंने हिंदू समाज के माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया है और कुछ काम नहीं किया है। ये सिंदूर उजाड़ो अभियान है, इनका जीवन उसी में चला गया। नरेंद्र मोदी ने अपने खुद के पत्नी का सिंदूर उजाड़ा है, वो दूसरों के सिंदूर की क्या कीमत है उसको? एक के दिवस तुम्ही कुठे होते? संघ माझा है, संघटना माझा है। कई कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो पूरा संगठन तो नहीं, लाखों करोड़ों लोग इस संगठन में अपना समय दिया है, 20-20, 30 साल, 35 साल अपना तन मन धन व्यवसाय किया हुआ है। ये इतना बढ़ गया पाप तो सही नहीं हुआ है, इतना पाप बढ़ा है तो आगे आना पड़ा, ताकि देश को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है, संगठन को भी बचाना है। इनका कुछ अगला कदम दूसरा कुछ है? इसका बीजेपी इसका काम क्या है? बस सत्ता में बने रहने के लिए कुछ कांड करो, लोगों को उस तरफ मोड़ो और सत्ता की खीर खाओ, बस वही काम है इनका। इनके हाथ से निर्माण कुछ नहीं हुआ है।
जो जो था निर्माण कुछ पिछली सरकारों ने किया, उसको बेच के अपना गाड़ी चला रहे वो लोग। दूसरे के बच्चे चुराते हैं बस हाँ वही नया पहनाते, नाम अलग देते, नाम देते, बस बदलते। हे सर्व प्रकार 2014 पासून मोदी सत्तेत आल्यापासून चालू आहे। मग तुम्हाला आज का कॅमेरा समोर यावं लागलं आणि ह्या सर्व गोष्टी सांगाव्या लागल्या? म्हणून मी आधी खूप प्रयत्न केले होते, पण बऱ्याचदा पडतात प्रसिद्ध माध्यम दखल घेत नाही। आता थोडीफार दखल घ्यायला लागलेली आहे एक काही काळापासून। आणि आता याला इस समय आने की कारण यही था कि एक मर्यादा होती है, पाप मर्यादा के भी पार चला गया, इतना भयंकर हुआ है कि ये इतना गंभीर हो चुका है कि ये लोग जहां जहां जा रहे सब भस्म कर रहे हैं। बस मुस्लिम देश फैला। चीन ने कुछ नहीं किया, चीन ने गलवान घाटी में इतने सेना मारी, कब्जा किया भूमि को, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया जमीन पर हमारी सेना को मारी। उनका भाजपा अरुणाचल प्रदेश का सांसद संसद में बोल रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्या करना चाहिए, वो खुद बोल रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में सेना घुसी है चीन को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये जो अभी सर्वपक्षीय जो ये बनाई हुई है कमेटी, वो पुलवामा कांड के समय क्यों नहीं बनाई? पुलवामा कांड में इन्होंने सोची समझ साजिश से ही करवाया। 5 हवाई जहाज मांगे थे सेना ने, 4 महीने से पीछे लगे थे, तो भी इनको दिए नहीं। और ये जब किसी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो भाजपा के लोग सैकड़ों उड़ाने भरते हैं निजी प्राइवेट हवाई जहाज के, और सेना को 5 हवाई जहाज 4 महीने से मांगे भी दिए नहीं। और 10 से 12 बार थ्रेड आई थी जनवरी से फरवरी 13 तक कि वहां पर कांड होने वाला है। और 200, 250, 300 किलो आरडीएक्स आता है, अभी तक खबर नहीं। देश सुनना चाहता है कैसे कांड हुआ, क्यों छुपाया जा रहा है? और अभी तुम सर्वपक्षीय कमेटी बना रहे हो और दुनिया में भेज रहे हो, ये अपना पाप ढकने के लिए। खुद को दहशतवादी हमला होता है, इसका अपना प्रवास रद्द करता है नरेंद्र मोदी। तो वहां पर एक जगह पर हजारों पर्यटक परमा में रोज आते हैं, एक साथ लाठी और पुलिस वहां पे नहीं। कांड हुआ, पाउन घंटा वहां पर दहशतवादी थे 4। उसके पाउन घंटे के बाद यानी 1.5 घंटे के बाद सुरक्षा पहुंची वहां पर, और 4 दहशतवादी आज तक मिले नहीं। और उन्होंने फायरिंग किया, हल्ला किया। अरे खबर दे रहे तुम लोग पहले, और 11-12 दिन के बाद अरे कोई मर्डर करने के बाद आदमी वहां पे रुके क्या? वहां पर पाक कश्मीर में या पाकिस्तान में जो कुछ ट्रेनिंग कैंप्स है वो पहले से है, वो कांड करने के लिए नहीं है। उसके बाद भी कई दिनों से आज भी घुसपैठ चालू है, सेना लड़ रही है, वहां से फायरिंग हो रही है, और सीमावर्ती गांव दहशत में है। ये तो अमेरिका की दबाव से सब सिर्फ फायर किया बोलते हैं, यानी अमेरिका कहेगा ही करेंगे। अमेरिका तो सारे वर्ल्ड का एक नंबर दहशतवादी है, खुद पाकिस्तान को पाल रहा है, खुद अपने व्यापारिक सेक्टर को सुरक्षा करने के लिए सब राजनीति खेल रहा है। इनको ना सेना की सुरक्षा ना कुछ नहीं। मणिपुर चल रहा है, कई महीने महिलाओं की भयंकर अत्याचार महिलाओं पर, उसमें से कुछ ऐसे थे कारगिल युद्ध में जिन्हें अपना खून बहाया, उनकी घर की महिलाओं को भी बख्शा गया नहीं गया था। उनके दिल में क्या भावना होगी इस समय कि हमने अपना खून बहाया कारगिल युद्ध में और हम हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाए, और इसको ये सारा दुनिया घूम रहा है चौकीदार, और उसको मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। भाजपा और संघ का कहना है कि यशवंत इनसे भाजपा परिवार को मतलब नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान इनको व्यक्ति से हो रहा है वास्तव में। मेरा तो हमारा देखिए नुकसान क्यों हो रहा है, ताकि इसमें से क्रिमिनल जो बैठे हैं सब जगह पर, उनका नकाब उतारने का काम मेरा चल रहा है कि नुकसान। अब 1.5 साल पहले क्या हुआ, जब नाके में मैंने फाइल दाखिल की और बड़ी मीडिया ने दबाने का काम किया, तो सोशल मीडिया ने सारे वर्ल्ड में विषय फैलाया, डॉक्यूमेंट्री बनी, स्कॉटलैंड से टीम आई थी, 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बनी मेरे इस विषय पे, और सोशल मीडिया ने सारा वर्ल्ड में फैला दिया। तो ये बोले दबाने से खबर कभी नहीं। तो अजित डोभाल को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का प्रमुख है, उसको मेरा बंदोबस्त के लिए नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भेजा, मुंबई भेजा। मुंबई में अंदर उसने कुछ लोगों से, वरिष्ठ उच्च पदस्थ अधिकारियों से मीटिंग की, और मेरा इसके कारण संघ परिवार का डैमेज हो रहा है, इसको कुछ भी करके इसको काबू मिला। अब उस मीटिंग में बैठे कुछ लोगों ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज बीजी कोरसे पाटिल साहब, इनको खबर दी। अब मेरा कोई परिचय नहीं, पहचान नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी सुरक्षा खातिर एक प्रेस नोट बनाई और सब जगह फैलाई। तो हम तुम किसी मेरे पुलिस के पास गए मेरे को, तब मुझे पता चला मेरे पीछे वो लोग क्या कर रहे हैं। ये बात सारी यंत्रणा का दुरुपयोग, यानी मैं देश के लिए खतरा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुंबई में मेरे बंदोबस्त के लिए आता है। ये लोग कहां पर लगे, सारी ताकत उनकी अभी विपक्ष को काबू में करने में लगी, देश की सुरक्षा के पीछे नहीं लगे रहे। नाम देने का देश की सुरक्षा, और चले हम लोग कैसे पक्का पर मुद्रा बंदर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ रहा है, सैकड़ों करोड़ को आम बातें पकड़ रही,
और वहां पर सफाई अदानी क्या गौतम अदानी दे रहा है कि मेरे पास स्कैनर नहीं बंद करो। तो उस माध्यम से उस मुद्रा बंदर से क्या नहीं आ रहा है, क्या जा रहा होगा बाहर, देश में एक बहुत बड़ा खतरा है वो, तो भी खुला घूम रहा है। 2200 करोड़ के रिश्वत कांड में तो अभी तक उसको एफआईआर नहीं अंदर गया वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याशी जोडल्या गेलेल्या इतर संघटना त्यांच्या ज्या विविध कारवाया इथे घडतात त्याचंच उत्तर म्हणून पहलगामसारखे हल्ले होतात असं तुम्हाला वाटतं का? नाही, हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अनेक विचारवंत आणि अनेक मोठे पत्रकार यांनी पण सांगितलेले आहे की पहलगामचा हल्ला आणि पूर्वीचा पुलवामाचा हल्ला हे दोन्ही हल्ले बनावट होते. त्या हल्ल्यामध्ये शहीद आपले जवान होते त्याला शहीद केलं आणि आता पर्यटकांना मारलं गेलं. फक्त त्यांचा हिंदू मुस्लिम घडवायचा आहे किंवा बिहारची निवडणूक जिंकायची आहे या अनुषंगाने हल्ले घडवले का असं तुम्हाला वाटतं? हो, अगदी बरोबर. निवडणुकीच्या तोंडावरती हे घडलेलं आहे. कारण 2019 की जब चुनाव आने वाले थे और मगाशी तुम्ही उल्लेख केला त्या 4 दहशतवाद्यांचा राज ठाकरेंनी कुठे सांगितलं होतं की 4 मृतदेह कुठे आहेत? बरोबर. 2019 के चुनाव रहे थे और देश में उस समय मोदी की विरोधी लहर खड़ी थी उस समय हल्की सी, तो संघ परिवार भी डरा हुआ था, बराबर ना। तो मोहन भागवत ने उस समय सामने आकर पत्रकार परिषद दी और कहा कि नोटा का प्रयोग मत करिए, जो कम खराब है उसको मौका दो, एंड तुम उसकी दलाली कर रहे हो। मोहन भागवत कायर दलाल एक नंबर का, जो हम सर संग चले इस पद को हम पूछते हैं सम्मान से, हमारे दिल में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे उस पद को नाम ले, लेकिन ऐसे अत्यंत पवित्र जगह जिसको हम नमन करते हैं उस जगह पर एक कायर आदमी बैठा हुआ है और दलाल भाजपा की दलाली कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य, हमारे संघ का दुर्भाग्य, विश्व परिषद संगठन होगा। 4 लोग 2000 में त्रिपुरा से बैप्टिस्ट चर्चेस के दहशतवादी थे, उन्होंने अपहरण किया था, 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और त्रिपुरा से सेना को हटाओ ऐसी मांग की थी। तो पैसा तो दिया नहीं, हम 1.5-2 साल उस काम में लगे। श्रीकांत जोशी जी, मोहन भागवत, हम लोग 3 बंदे काम कर रहे थे उस समय। तो आखिर उनको मारा गया तो आडवाणी को खबर दी कि भाई हमको खबर मिली कि आप लोग इसकी भाई जो भी है इंक्वायरी निकालो कि सभी मारा गया। तो उन्होंने खबर निकाली, महीने मोहर दो, और बाकी खबर निकाली आडवाणी ने बोल दिया तो कई 4 लोगों की। अब उसके बाद जो इस गिरोह ने इनकी हत्या की थी 4 लोगों की, वो जो उसके 2 लोग दिल्ली हवाई अड्डे पे उतरे, उनको प्रवर का दायित्व था कि महाराष्ट्र एटीएस, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, तटरक्षक नेवी के प्रमुख को खबर देना चाहिए था ताकि वो रास्ते में उनको हिरासत में लिया जा सकता या टारगेट किया जा सकता था, लेकिन उनको आने दिया। 2009 की लोकसभा की साजिश थी, 2009 की लोकसभा में ये काम किया जाए ताकि उसका लाभ मिले, और उसके माध्यम से हेमंत करकरे इनका भी खाना निकाला गया। मुशर्रफ साहब जो पूर्व महासंचालक यहाँ पर होके गए महाराष्ट्र में, उन्होंने किताब लिखी है करते रहे इनके हत्यारे कौन, उसमें उन्होंने काफी जानकारी दी है इस विषय। लेकिन 2009 की चुनाव को मद्देनजर रखा ये कांड करवाया गया, मरवाए गए। कारगिल में यही है, कारगिल सितंबर 98 में स्वयं कारगिल सीमा पर था, द्रास ले कारगिल में, इंद्रेजी में श्रीकांत जोशी या मुंबई के हेरम को लटकर उसी समय सामने 200 किलोमीटर में घुसपैठ हुई थी। एलओसी 20-25 किलोमीटर दोनों तरफ से अंदर 200 किलोमीटर घुसपैठी हो चुकी थी। 8-9 महीने पहले शांत बैठे, उनको तैयारी करनी थी और फिर ऑपरेशन विजय घोषणा करके लड़ाई लड़ी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कांड करवाए। पहले शिंदे साहब, अभी जो पाकिस्तान में जाकर अपनी सेना ने कुछ उधर आतंकवादियों का मार गिराया, ये बात सच है? ये सब झूठ है, ये तो अपने बचाव के लिए कर रहे। अब कोई हमला करने के बाद कोई वहां पर रुकेगा नहीं, वीडियो फुटेगा है, हाँ वो करते हैं, दिखाने में क्या है। वो तो वहां पर इसराइल के जो लड़ाई जंग हो रही वहां के भी फोटो दिखा रहे, रशिया के जो कजाकिस्तान से लड़ाई वहां पे भी कुछ फोटो निकाल के लगा रहे, पुराने फोटो लगा रहे। अब ये जो हमला करने का जो समय होता है, हादसा होने पर भी किया जाता है, तो क्या हादसा करने के लिए बनाया है सिर्फ किसी एक? वो तो पहले से बने हुए हैं। पुलवामा हत्याकांड के बाद जो बालाकोट जो हमला किया, तो ट्रेनिंग कैंप से दहशतवादी तो पहले से थे, आप पहले से टारगेट, आपको घटना घटने के बाद कैसे खबर लगी वहां पर है? उससे पहले खबर नहीं थी आपको? खबर थी, लेकिन कांड होगा तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। सीमा में कई सेना के जवानों ने आरोप लगाया, सोशल मीडिया में है कि हमें सीमा से हटाया जाता है तो दहशतवादी को भारत में आ दिया जाता है। कांड करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। पुलवामा हत्याकांड का तो आज तक दबा के रखा हुआ है, अब पहलगाम निकाला। अभी और एक मुंबई में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, इसराइल दूतावास है, लोअर परेल स्थित जो जगह है मुंबई में, पुरानी मफतला मिल थी, उसमें वो 13वें मंजिल पे इसराइल दूतावास बना हुआ है। वास्तव में एक ऐसी जगह पर वो बनाया हुआ है, लोग
रोज बाहर से लाखों लोग वहां पर काम के लिए आते हैं, लाखों लोग वहां पर रेसिडेंशियल एरिया है घुमा हुआ, हजारों लोग वहां पर आता रहता, हजारों। मैं बचपन से देख रहा, मैं तो उस एरिया में रहता हूं। वहां पर दहशतवादी हमला अगर होता है तो सैकड़ों आदमी तो ऐसे ही मरेंगे, सैकड़ों आदमी। वास्तविक कुछ जगह पर, कमर्शियल जगह पर, विकी से जैसे जगह पर रखना चाहिए था, जहां पर कोई ऐसी घटना होती है दहशतवादी तो लोग कम संख्या में नुकसान हो, तो जानबूझकर किया हुआ है ये। अब इसकी मेरी तकरार थी पुलिस प्रशासन में, तो पुलिस प्रशासन के चौकसी अधिकारी ने मान लिया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से हटाया जाए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा कि जरूरत नहीं, ये साजिश है, इजराइल दूतावास भविष्य में कांड करने के लिए बचा के रखा हुआ। हे सर्व जे प्रकार चाललेत, या विरोधात आपण जी मोहीम उघडलीत त्यामध्ये आपण एकटेच आहात की अजून तुमच्या सोबत कोणी आहे? अनेक लोग हैं तैसे, अब अभी लड़ाई लड़ता है था और हम काफी लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं, व्यासपीठ बनाने का हमारा चल रहा है, अंदरूनी बात चल रही है। ऐसा हम सब एक आएंगे ना, ताकि प्रकृति करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग नहीं कर रहे तो वातावरण बनता है, ऐसे लोग आगे आते हैं, तो येणारी धर्मस्थळ लांबी भरती बोलते हैं ना, उस प्रकार का है। आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न, तुम्ही अगदी संघाविरुद्ध आणि त्यांच्या कारवायांविरुद्ध थेट बोलताय, तुमच्यावरती हल्ला होईल असं तुम्हाला वाटत नाही का? किती होईल ना? हो, माझ्यावरती मला 27/12/2019 ला हल्ला झाला होता आणि तो ज्याने हल्ला केला तो डीसीपी होता आणि त्याचा नाव अविनाश कुमार भाईकला में डीसीपी था, केबिन में बैठा है और हमारा बातचीत चल रहा है, उठा कुर्सी से टेबल पे, मैं जो बता रहा आपको यकीन नहीं होगा, गले में नहीं उतरेगा, ऐसा घटना घटी। टेबल पे एक छलांग यहाँ पे लगाई बंदर जैसी, दूसरी छलांग मेरे ऊपर लगाई, 15 मिनट मुझे मेरे पर केसर की तरफ टूट के पड़ा, 3 लोग उसके मुझे पकड़ के, और मैं बचाव कर रहा हूँ। मैं अगर एक हाथ उठाता तो गिर जाता है, लेकिन मैं बचाव किया पूरा, नहीं तो उसका वो बहाना बनाते वो। और वो राजनाथ सिंह का बहन का लड़का, ऐसा वो पुलिस के बाकी लोग मुझे बोल रहे हैं। मैं मोदी का रहे ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो केस में लड़ा हूँ, शिवड़ी कोर्ट में लड़ा, मानगांव कोर्ट में लड़ा, और अभी सेशन कोर्ट में अच्छे स्टेज पर है, वो पाया गया है। अब वो उसको आना है कोर्ट में, उस पर एफआईआर की प्रोसेस में अंतिम टप्पे पर है, तो हाईकोर्ट में भागा है और 18 जून को तारीख है, वो 422 सेक्शन के जरिए कोर्ट में भागा है कि भाई मेरे ऊपर जो प्रोसेस है वो खारिज करो इसके, लेकिन ये नहीं हो सकता। कोर्ट में सिद्ध हुआ है, कोर्ट में ही, उसमें जज ने उसको बहुत साथ दिया बचाव के लिए। मैंने जिस दिन हादसा हुआ मैंने 100 नंबर पे डायल किया था, 1 मिनट 8 सेकंड मैंने बातचीत की है 100 नंबर पे। वो मैंने मांगा कि भाई मुझे रिकॉर्डिंग दो, तो लिखित में दिया है कि कॉल ब्लैंक था, 1 मिनट 8 सेकंड। अब सोचिए, डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, इतना नहीं, ह्यूमन राइट्स के लोगों ने उसको बचाने का रिपोर्ट बनाया, वो सब मुझे कोर्ट से मिला, सर डॉक्यूमेंट फाइल निकाल कर, और मेरे पर झूठे 2 चार्ज भी लगाए। इस तरह से सब मुझको परेशान करने के लिए लगे हुए, लेकिन ये काम में है, ऐसा ही होता है ना, आसान तो कुछ है नहीं। दूसरा मैंने सुरक्षा की मांग भी की है काफी बार, लेकिन दे नहीं, वो वाल्मीकि करार जैसे को देंगे, मुझे नहीं देंगे। वो जो कौन सी वो हीरोइन है ना, क्या नाम उसका, सांसद बनी है कंगना राणावत, उसकी और सुरक्षा बढ़ाएंगे। अपने चेले चपोटे जो डकैत है उनको देंगे। ये आदमी मरे, इसकी हत्या हो, ये खुद चाहते हैं ना, मरेगा तो विषय खत्म होगा, बात है। और इनके आई विटनेस होना, मैंने 30 साल देखा है, सब नजदीक से देखा है। पण देशाचं हे नेतृत्व जे आहे अशा विघातक कारवाया घडवतात, धर्मवादी जातीवादी अशा कारवाया जे घडवतात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पूर्ण वाट लागलेली आहे गेल्या 11 वर्षामध्ये। आपल्या देशाचं भवितव्य काय असणार आहे, तुम्हाला काय वाटतं? आती तिथे माती, अशा लोकांच्या हातामध्ये आपल्या देशाचं भवितव्य आहे, ते कसं असतील ते? वास्तव में आपका प्रश्न उपस्थित बराबर किया आपने, लेकिन ये निरंतर नहीं रहता, एक चक्र रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले बोलते रहे घर का कोई गया तो क्या होगा, घर चलता है, कोई अच्छा आता है तो फिर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। पहले एकदम अराजकता थी, वो आ गए तो उनके नाम पर आज भी लोग अपना घर चला रहे हैं, इतना उन्होंने अपने 30-25 जीवन काल में चला है। तो ये निरंतरता चलती रहेगी, लेकिन अच्छा दिन भी आएगा। अब आपने जो उपस्थित किया प्रश्न की इतना भयावह वातावरण है, मैं नीतीश रानी की बात करता हूँ। ये नीतीश रानी कांग्रेस में था कुछ साल पहले, लोकप्रतिनिधि नेता था, उस समय वो खुला धमकी देता था, क्या बोलता था कि संघ के लोगों को महाराष्ट्र में घूमने नहीं दूंगा, हाथ चड्डी वाले, और बड़े सूत्र बोलता था अरे ये तो हमने आरक्षण थोड़ी देंगे, यानी उसका बोलने का हेतु था ब्राह्मण, टोन उसका था, बराबर जातिवादी टोन था, और इतना जहर हुआ था संघ के खिलाफ। आज जो संघ के दायरे में आ गया, पवित्र हो गया तुरंत, अब मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहा है, इतना बोल रहा है
कि दंगे फसाद हो, रुकने का नाम नहीं। और फडणवीस उसको बोलता है, लोग बोलते कार्रवाई क्यों नहीं करते, मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। ये खुद शामिल है सब मिलके। नीतीश राय यहाँ जेल में जाना चाहिए था, आज बाहर घूम रहा है और इतना ऐसे बोलता कि मुझे बचाने के लिए बंगले में बैठा है मेरा भाई। क्या हालात है, ये वास्तविक अराजकता फैली हुई है, कानून का शासन ही नहीं। पुलिस की बात करूं, पुलिस आज अपना दायित्व निभा नहीं रही। वास्तविक न्याय देने का पहला कदम पुलिस है। पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, उनका डर नहीं। पुलिस का नहीं, कानून का डर, किसी व्यक्ति का डर नहीं, कानून का डर नहीं, इसलिए क्राइम हो रहा है। अरे बचाने के लिए नेता है, पुलिस बैठी है, काफी डर काम होता है। ये हर जगह पर यही हो रहा है। पुलिस का दायित्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है। थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की लोकशाही फक्त सांगण्यापुरती आहे, अनौपचारिक हुकुमशाही आपल्या राज्यात वो तो हुकुमशाही ही चल रही है और पुलिस है काट सकती है। पुलिस के हाथ में पावर है, एक अगर आईओ तय करे तो पूरे एरिया की गुंडे सब अंदर या बाहर जा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन करना नहीं, इच्छा नहीं है। पोलीस अधिकारी पण संघटनेची संमती देत आहेत नाही ना, हां विचार करण्याची क्षमता नाही। मागे रेल्वेमध्ये पण त्या एकाने 4 लोकांना मारलं, गुजरात से आ रही थी। यानी इसका इतना भयावह परिस्थिति है, आगे ये बांग्लादेश और श्रीलंका की परिस्थिति आ जाए। अब इसमें न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है अभी, कि न्याय व्यवस्था ने इसका बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड लेना चाहिए। न्याय व्यवस्था पण त्यांच्या दावणीला बांधलेली आहे, हो बांधलेली आहे, तरी पण आपण एक आशावादी रहना चाहिए, आशावादी। मैं नांदेड़ में न्याय नहीं मिला, औरंगाबाद में गया, औरंगाबाद में भी नहीं मिला, अब सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, लेकिन न्याय की आशा से। और दूसरा एक आशा स्थान है, आखिर अगर न्याय व्यवस्था भी नहीं करती तो सेना ने पुलवामा हत्याकांड का बदला नरेंद्र मोदी से लेना चाहिए, उसकी देशद्रोही गैंग से लेना चाहिए। राजनाथ सिंह, वो तरीका कौन, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनसे बदला लेना चाहिए। दुश्मन घर में है, पार नहीं है। पाकिस्तान की जनता, आम जनता तो देश के खिलाफ है नहीं, जैसे यहाँ पर हालात है वैसे ये वहां पे भी हालात है, अच्छे लोग सब जगह है, बराबर ना। तो पुलवामा हत्याकांड का बदला वास्तविक सेना ने इनसे लेना चाहिए। उम्मीद है कि न्याय व्यवस्था चाहे तो सब कंट्रोल कर सकती है, नहीं करे तो सेना करे, सेना ने लेना चाहिए ताबे में। पुलवामा हत्याकांड का बदला लेना है तो नरेंद्र मोदी को पकड़ो। अभी तो सेना तो नहीं, ठीक है, देखो वहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है कारगिल युद्ध के लिए, उसमें अब पुलवामा हत्याकांड होने के बाद सेना के वरिष्ठ उच्च अधिकारी भी उस पर चुप्पी बरसाते हुए, वरिष्ठ अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप पत्थर फेंकेंगे, कल वापिस कोई भी फेंक सकते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उनका कुछ वजूद ही नहीं है। ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं, जो फूल फेंकने वाले हैं ना, वो अक्सर मुझे आना पड़ेगा, गोली खाने की तैयारी, गोली देने की तैयारी रखना पड़ेगी। परिवर्तन ऐसा ही होगा, तो वैसा होगा नहीं। आप तो पीछे आपके झंडा आप खड़े रहो, लेकिन सहानुभूति है। कई लोग बोलते हैं कि भाई यशवंत अभी एक काम शुरू किया है, छोड़ो बात इन लोगों को। एक भावना है संघ के स्वयंसेवकों की, प्रचारकों की भी भावना है। संघ के प्रॉपर्टीज खड़ी हुई है जगह पर, करोड़ों सैकड़ों करोड़, कहां से पैसा आ रहा है? एक प्रचारक, ज्येष्ठ प्रचारक है, उन्होंने मुझे मेरे सामने होते हुए बोला, हम तो काले धन के भूल के खा रहे हैं, हम कैसे बात करेंगे इनके खिलाफ? ये हालात है भाजपा के। सब ये द्रोणाचार्य बने, कौन बने? द्रोणाचार्य, चाणक्य से जीतियो। मेरा एक बड़ा मकसद ऐसा है कि सेना एक पहला कदम संगठन में बना ही रहे। कुछ लोग जैसे सुभाष जी वेलिंगकर जो गोवा में वो भी लड़ रहे, काफी हमारा अच्छे परिचय से देश में काफी लोग हैं, हम भी आगे भविष्य में आएंगे। सेना के लिए एक बड़ा काम भी करने का सोचा है। सेना का काम इसलिए बोला कि सेना का इस्तेमाल हो रहा है, उनके खून का इस्तेमाल, उनका आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सेना सीमा में जो भी घटता है, और सीमा के पार या सीमा के उस पार, तो उसमें जो भी होता है उसकी खबर सेना के लोग संसद में दे, ना कि नेता लोग दे। इसलिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षित 3-3 सीटें हो, और देश को वो लोग बताए कि क्या हुआ, कि नेता चोर नेता लोग नहीं बोले। तो इसके लिए मैं प्रयास करने का मेरा सोच रहा हूं कि रिजर्वेशन हो सेना के अधिकारियों का, वो ब्यौरा देंगे क्या हुआ, नेता लोग नहीं। क्योंकि जब गलवान घाटी का जब घटना हुई तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर कई बड़े समय के बाद हुआ कि मैं यहाँ हुआ। यहाँ ऐसे गद्दार लोग है, कलंकित लोग है। इसलिए हजारों साल की अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो परिवार संपन्न हो, बाल बच्चे हो, कभी ना हो उसका, तभी वो दूसरों को एक बाल बच्चे के परिवार की वो कैसे जी रहा है उसकी परवाह करेगा, उसी प्रकार से निर्णय लेगा। इसके ना बाल बच्चा खुद के पत्नी का अपने सिंदूर खुद उजाड़ा है, दूसरे के पत्नी का सिंदूर क्या वो करेगा? मरना है मारो, जिया जियो, ये हालात है। पहले पेपर से होना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ वाल्मीकि मुंडे का एक मैटर में भी हुआ, तो एक अफसर को 10 लाख की
ये भी दी थी, पेशकश भी की थी उसने, सोशल मीडिया पे आके भी काफी उसने बात की, और कैसे लोग अंदर जाके वोटिंग का सब अलग अलग करते हैं। खुला उसने बोला उसको हिरासत में लिया, अभी क्या गायब किया, अभी वो सब गायब हो गया, विषय बंद रहे वो, पर जैसे पुलवामा का बंद हुआ वैसे भी विषय बंद किया। वैसे वास्तविक 1994 में समय से गणेश से जुड़ा, विश्व परिषद से पहले था ही मैं, तो उस समय से मैं देख रहा हूँ, नजदीक देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद संघ के केंद्रीय नेतृत्व जो भी हमारा संबंध था देश में काम तो हमारा चालू ही था, ऐसा कोई ऐसे बैठे नहीं थे, परंतु इनका पाप बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि अभी ये लोग देश को निकल रहे, समाज को निकल, परिवार उजाड़ रहे, सिंदूर ये बहुत उजाड़ रहे। कभी शुरुआत हुई ये तो अभी गुजरात कांड से चालू हुई है बड़े पैमाने पर, तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी वो ऊपर तक पहुंच चुका है, अभी नीचे उतर रहा है, पहले से हालात नहीं है। आम जनता भी संघ परिवार में भी बख्श नहीं रहे, बोल रहे हैं अपने निजी मिलते हैं तो गलत चल रहा है। अब 240 सीटें जो आई है बहुत बड़ी मुश्किल से आई है इनको, अभी स्टेट लेवल के कई लोगों को, संगठनों को, चोर उच्चकों को, बलात्कारियों को पार्टी में लेके सत्ता में बैठ के आज कैसे वैसे चला रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेके। ये तो इनके हालात खराब, इनको 50 सीट न मिले देश भर में, ये बात है। उठाए लगाए गोवा, गुजरात, गुवाहाटी, अरे तुम अगर असली ठाकरे, अगर तुम असली शिवसेना हो तो क्यों भाग रहे हो तुम असली आए तो रुको, तुम क्यों भाग रहे हो? असली हो तो तुम 40 लोग ही हो बस, और नहीं हो। इनका एकदम ध्रुवीकरण करने का दिमाग में था, हिंदू मुस्लिम में द्वेष फैलाओ, क्योंकि अगर आपको सिर्फ आसाम तक ही सीमित करना था, मालूम है आपको, बाद में आसाम तक सीमित करने का उन्होंने बोला, तो देश भर में पहले क्यों डिक्लेयर किया, देश में दंगे क्यों करवाए पहले? आसाम में भी उनको देखा 20-10 लाख में से, अरे ये तो वहां के वोटर भी हमसे नाराज हो जाएंगे, 3-3.5 लाख वहां के शो नहीं कर पाए, और लगभग 17-15 लाख शो कर, बराबर ये हालत में, तो उन्होंने वो भी इस तरह बांध के रख दिया। तो अगर एनआरसी का अगर आपको यही करना था तो फिर उछाला क्यों इस विषय को कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, माहौल खराब हो और उसका फायदा हमें चुनाव में हो, बाकी उनका कोई और मकसद नहीं था। ये दे रहा है दिल्ली, और उनको रोकने के लिए सेना जैसे बंकर लगाए, खिले लगाए, ये हालात सेना को देशद्रोही, जो विरोध करे वो देशद्रोही, गद्दार, खलिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, लेफ्टिस्ट, क्या क्या है ये हालात। तुम देश पर बैठे केबिन में बैठ के बड़े बड़े बातें करके, और जो किसान अनाज हुआ के देश का पेट भर रहा है और अपना लड़का, अपने बच्चे सीमा पर भेज रहे हैं खून बहाने के लिए, उसको तुम गद्दार बोल रहे हैं। खलिस्तानी लोगों को मैं नजदीक से जानता हूँ, मैं जेल में था 95 में, मैं उनका मतलब परिवर्तन किया है उनका, वो ऐसा है नहीं। तुम बोल के प्रदेश को तुम देश के खिलाफ कर रहे हैं, तुम देश को एक पूरे समाज को देश के खिलाफ कर रहे हो। तुमने एक बड़ा खून बहाया है देश के लिए, आज भी बहा रहा है, और तुम उसको जो तुम्हारे विरोध में मुझे भी देशद्रोही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? सत्ता में पहुंचे, बराबर ना। जब मेरे विचार घर से अगर कोई दूसरे घर से जाता है तो मुझे ये तो मालूम होता है कि मेरे घर का नहीं दूसरे घर का है, यानी मुझे वहां तक वापस जाने के लिए मुझे लड़ना है। लेकिन जब मेरे घर का आदमी वो जाके बैठता है सत्ता में, तो मैं स्वस्थ हो जाता हूं, भाई मेरे घर का आदमी, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो गया हुआ आदमी तो नका पड़ के हम में से गया हुआ, वो जाके वहां पर पाप कर रहा है और उसको मेरा घर का है, मैं दुराचार तो नहीं बन सकता, मैं दुर्योधन है तो मैं भीष्म पितामह बनूंगा, मैं अर्जुन बनूंगा, मैं लड़ूंगा। सम्मिश्र प्रतिक्रिया रहती है, आने की भी इच्छा होती है, उधर जाने की भी इच्छा होती है, स्वतंत्र रहने की भी इच्छा होती है, लेकिन वो करने नहीं देंगे, लोगों का चलता नहीं है, चलता है अमेरिका का। पाकिस्तान को कर्ज में क्यों रखा है? ताकि चीन रशिया शत्रु है, पाकिस्तान ताबे में, तभी तो। इसलिए मैंने ये भी कहा ना कि सेना, आखिर सेना ही काम करेगी, और मुझे आशा है जो खून बहाता है उसने वो निर्णय लेना चाहिए, समय आएगा। आम्ही असं ठरवलं की तुम्ही आता सध्या सेनेचीच बाजूमध्ये आहे काय? हा, सैनिक जो देशात आम्ही जर मुळामध्ये शेतकऱ्याच्या आणि सैनिकाची आठवण आपण रोज अन्नाचा कण घास घेणारा पहिला घास घेणारा काढली पाहिजे का? तर त्यांच्यामुळे आपण सुरक्षितपणे खातो आहोत। पोलिसांची आठवण काढली पाहिजे की त्यांच्या का चुकीचे माणसं असतील तो भाग वेगळा, पण पोलीस खातं आपलं आहे, प्रशासन सिस्टम आपलं आहे, चुकीचे लोक आहेत तर शुद्धीकरण केलं पाहिजे। आपण व्हाईट सेलची जबाबदारी असते, व्हाईट सेल जे आपले शरीरात असतात, काही बाहेरून शिरलं विषाणू तर त्याची लढा देतात, तसं हे सिस्टम सर्व आपलं आहे, न्याय व्यवस्थेपासून पोलीस सरकार सर्व आपलं आहे, तर आपण आपलं आज शरीराला व्हायरस जे आहे त्यांच्याशी लढा द्यायचा आहे। सिस्टम आपलं नाही, आपल्या विरोधात नाही गेलं पाहिजे। बरे ते संघटित लढत असतील आपल्या विरोधात,
तरी आपण मोठेपणा आपण तिथे दाखवलं पाहिजे. सिस्टम मध्ये लोक संघटित होऊन लढत असतात, माझ्याशी लढतायत, अजित डोभाल देशाला मी खतरा अशा प्रकारे तो मुंबईत आला, पण ते सिस्टम माझं आहे ना, माणसं चुकीचे आहे, तर त्या माणसांची लढा केला पाहिजे. तो भी क्यों हो रहा है, अब तुम विपक्ष आप पाकिस्तान को उंगली दिखाते हैं, क्यों? तो दिले जा रहे, तू नहीं जिम्मेदारी. ये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए वहां पर बैठा है. कई लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई उसका ना कोई आगे पीछे वो क्यों पैसा करेगा. आदमी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए भी जीता है, उस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए मोदी जी रहा है. इसके लिए जहां पर हल चला रहा है, हल चला रहा है, कुछ भी हो जाए मेरी सत्ता आबाद करे, बस मेरा नाम जपे, मोदी मोदी कहे. जो जिस प्रकार का उस मंत्री ने बयान दिया मध्य प्रदेश का, बहुत गंभीर मुद्दा है कि उनके या मुस्लिम है तो उनको मुसलमान के उसको ही छोड़ा. अरे तुम उस नजर से क्यों देखते हो? दहशतगर्दी लड़ने गए ना सेना वहां पे, तो उनको तुम मुस्लिम क्यों देख रहे हो? वो सेना भारतीय सेना की वीरांगना है, बरदानी है, वो लड़ रही है, तुम उसको हिंदू मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? ये उनके फोन में बैठा है, क्या करे दिमाग में वही कि लोगों को इसी एंगल से देखो, इसी एंगल से आगे बढ़ो. कोणापासून लढतोय मी या लोकांची गुन्हेगारांची. मला कारवाई करण्यापेक्षा त्यांनी नितेश राणेवर पहिली कारवाई करावी त्या गुंडावरती, जो मोकळा बाईक सोडलाय, तो संपूर्ण समाजात फिरतो आहे. मी काय करतो, मी तर ऐकून चेहरा समोर आणतोय मी, पण तो एका समाजाची बाजू घेतोय. ती बाजू नाही घेत, तो काँग्रेसचा होता. तुम्ही बरोबर बोलला, पण तो काँग्रेसच्या शिवाय घालतो संघ आम्हाला हाफ चड्डीवाले. तर महाराष्ट्र में फिरला तर त्यांना फिरू देणार नाही. और भाजपा में आ गए तो मुस्लिमों के खिलाफ बात कर रहा है. ये किसी के नहीं है लोग, ये नीतीश आने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये गुंडा आदमी है और विकृत मानसिकता मनोरम है. उसको अरेस्ट कर, मेरे पर कार्रवाई करो, कोई डर नहीं. मेरे पर ऐसे भी केस पुलिस ने झूठे डाले हुए, परिचालन किया, मेरे पत्नी पर भी केस डाले हुए झूठे, हम सामना कर रहे हैं. और तो डालेंगे सामना करूंगा, पेट नहीं दिखाऊंगा. त्याचा तर तुम्ही एका धर्मालाच तुम्ही काय टार्गेट करताय का? इतर धर्माचं काही पडलेलं नाही म्हणजे असं ऐसा उनका चल रहा है. वो जहाँ जाएंगे उनका वो धर्म होता है, उनका वास्तव में धर्म नहीं होता है. एक ही सत्ता और राज, उनका राज, सत्ता और पैसा ही धर्म है. 2015 में स्थापित की थी, उसमें उन्होंने सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है. उसकी तकरार मैंने और मेरे परिचित जो उसके अंदर थे काम करने वाले, एंटी करप्शन भी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं. 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उस समय की बात कर रहा हूँ. लाखों रुपए हर एक व्यक्ति को दिए, 48 संसद सीट के ऊपर के प्रतिनिधि और 288 विधानसभा की सीट और बाकी मैनेजमेंट के सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे बाहर डाले. काला धन कहां से आया? काला धन के हाथ में है सब. वास्तविक उनके जो वोटर है उन्हें मोदी के खिलाफ उनको वोट दिया, दोनों के. लेकिन अभी चुनकर आने पर उन्हें असली रूप दिखाया उधर है, और उसको भी जरूरत नहीं, उसने लिए पैसा की गई सारे ले लिया उसने. लेकिन एक उसमें अच्छी बात, थोड़ा सा सकारात्मक, उसका जो बेलगाम था उसको कुछ थोड़ी बेहतर तो करा हुआ. इसलिए भी वो 40 लोगों की टीम तो बनाई अभी, नहीं तो वो भी नहीं बना था. अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता.